अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब से कबल भारतीय सहाफ़ी को उस वक्त लाजवाब किया था जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत को सरहद पार दहशतगर्दी में शिकस्त दे रहा है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में भी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी को बेनकाब किया, जिसके बाद भारतीय मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, जिसके जवाब में भी भरपूर हिसाब चुकता किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर साइमा सलीम ने कहा कि भारत दाखिली और आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इंडिया की मुनाफ़कत खुल चुकी है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मदद, हौसला अफजाई और माली मुआवनत के अलावा खित्ते में दहशतगर्दी के अपने खुफिया नेटवर्क्स को मजीद नहीं छुपा सकता। अहम बात यह है कि भारत के इस किरदार से मुतालिक आलमी इदारे भी एक के बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया कर रहे हैं। आज ही नामवर अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें नेपाल और पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी की कोशिशों का इंकशाफ हुआ है। न्यूयॉर्क में सिख रहनुमा गुरु पद्मन सिंह को कत्ल करने की कोशिश पर गिरफ्तार भारतीय शहरी निखिल गुप्ता के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक निखिल गुप्ता को जून 2023 में चक जमहूरिया से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया था, जहां उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। निखिल गुप्ता पर भारत में धोखाधड़ी समेत मुतअद्दिद मुकदमात थे, जिनसे बरी कराने की यकीन दहानी भारतीय इंटेलिजेंस इदारे से रॉ से मुंसलिक अफसर विकास यादव ने कराई थी। विकास यादव ने निखिल गुप्ता से कहा था कि वह बस एक सिख रहनुमा को कत्ल करने की मनसूबाबंदी पर अमल करे। ताहम अमेरिकी इंटेलिजेंस को खबर हो गई थी और सिख रहनुमा महफूज रहे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अदालती दस्तावेजात से मालूम होता है कि निखिल गुप्ता और यादव ने नेपाल और पाकिस्तान में एक और हदफ को कत्ल करने की मनसूबाबंदी भी की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इस्तिगासा ने जो शवाहिद अदालत में जमा करवाए हैं, उनमें निखिल गुप्ता और यादव के दरमियान सैकड़ों व्हाट्सएप पैगामात और ईमेल शामिल हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने भी एतराफ किया था कि उसके एजेंट मुमकिना तौर पर अमेरिका में कत्ल की कोशिशों की साजिश में मुलव्विस हो सकते हैं और एक फर्द को राह से बरतरफ भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार की इस दरअंदाजी और दहशतगर्द कार्रवाइयों से पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी सवालात उठ रहे हैं। भारत के दहशतगर्दाना किरदार को जुबानी कलामी बेनकाब करने के साथ साथ पाकिस्तान अमली तौर पर भी भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क्स का कला कमा कर रहा है। इस मुतालिक ऐसी ही कार्रवाई में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक किया गया है। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में मुल्ला नजीर ग्रुप के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर 26 और 27 सितंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 17 ख्वारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल समेत कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहे थे। किसी भी दीगर भारतीय नवाज खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का मजीद कहना था कि मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। जहां पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर रहा है, वहां आलमी अमन के लिए भी भरपूर इक़दाम कर रहा है, जिसकी पजीराई और गवाही आलमी दुनिया दे रही है। ऐसी ही एक गवाही उस वक्त भी सामने आई जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर ने मुलाकात के लिए मदऊ किया। इस मुलाकात को भी आलमी मंजरनामे पर भरपूर अहमियत मिली है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और क्या तय पाया, अमेरिका की जानिब से तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की नज़र में यह मुलाकात इंतहाई हौसला अफजा थी और अमेरिकी सदर ने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि कामयाब टैरिफ मुआहिदा भी बाहमी तजारत को फ़रोग़ देगा। इस मामले पर भी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को सबकत रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहिदा मुसलसल मुतनाज़ बना हुआ है और अमेरिका किसी सूरत भी भारत को छूट या रिलीफ देने को तैयार नहीं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी तजारती मुज़ाकरातकारों ने अपने भारतीय हम मनसबों से कहा है कि तजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी खत्म करे। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि अमेरिका के खदशात दूर करने के लिए भारत को मजीद काम की जरूरत है, जिनमें मार्केट तक रसाई, तजारती खसारा और रूसी तेल की खरीदारी शामिल है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत, यूरोपीय यूनियन और नेटो के अरकान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रूसी तेल की खरीदारी कम करें ताकि मॉस्को की आमदनी कम की जा सके, ताकि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। ट्रंप इंतजामिया इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी एक बड़ी मिसाल भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात को रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदियों से मशरूत करना है। याद रहे कि अमेरिका पहले ही भारत से दरामदात पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर चुका है, ताकि नई दिल्ली पर दबाव डाला जा सके कि वो रूसी खाम तेल की रियायती खरीदारी बंद करे। इसके नतीजे में
भारतीय अशिया पर मजमूई दरामदी ड्यूटियां 50% तक पहुंच गई है और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ा है। जहां अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, वहां गजा जंग के खात्मे के लिए भी वो पूरी तरह मुतहरिक है। गो के इस महाज पर उनका किरदार मस्बत से ज्यादा मशकूक दिखाई दे रहा है। कभी वो नेतन्याहू की पुष्पनाई करते दिखते हैं तो कभी नेतन्याहू से नाराज दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ने नेतन्याहू पर वाजे किया था कि वो किसी सूरत इसराइल को मगरबी किनारे का इंतजाम करने की इजाजत नहीं देगा और अब उनकी पीर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होने जा रही है, जिससे मुतालिक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गजा जंग बंदी से मुतालिक कोई ना कोई मुआहिदा हो सकता है, जिसका इजहार अमरीकी सदर ने पहले ही कर दिया है, जिनके बकौल वो गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। गो के अमरीकी सदर ने इस डील के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम एक मनसूबा जरूर जेर बहस है, जिसके मुमकिन तौर पर 21 नुकात हैं, जिनमें तमाम इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी, इसराइल का अफवाज का बतदरीज इनखला और गजा के उमूर चलाने के लिए हमास के बगैर एक नए इंतजामी ढांचे की तश्कील शामिल है। इस नए इंतजामी ढांचे की सरबराही मुमकिन तौर पर साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर करेंगे, जबकि 10 रुकनी बोर्ड में अरब और इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ताहम इस मुमकिन मनसूबे से मुतालिक हमास ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि हमास को मंजरनामे से हटाने की कोई कोशिश कबूल नहीं होगी। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद ने CNN को इंटरव्यू में यह पेशकश जरूर कर दी है कि अगर मुस्तकबिल में एक बार ज़ाब्ता फ़लस्तीनी रियासत कायम होती है तो हमास अपने हथियार कौमी फौज के हवाले करने पर तैयार है। वाज़ेह है कि गाजी हमद भी हमास के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो चंद हफ्तों कबल दोहा में इसराइली हमले में महफूज रहे थे। एक तरफ गजा में जंग बंदी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वहाँ इसराइल अपनी जारहियत को मजीद तेज़ कर रहा है। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेज ने गजा भर में फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 58 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज का कहना है कि फ़िज़ाइया ने गुज़िश्ता रोज़ पूरी गजा की पट्टी में 140 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल किस बेरहमी से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बना रहा है, उसकी एक झलक कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा में कुछ ऐसे फिल्म बंद हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदादी दफ्तर ने कहा है कि वस्त गज से 3,88,400 अफराद की बेदखली रिकॉर्ड की गई है, जिनमें ज़्यादातर गजा शहर के हैं। तकरीबन 2 बरसों में गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से कम अज़ कम 65,549 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1,67,518 तक पहुंच चुकी है। ये सूरत हाल बता रही है कि गजा में इंसानी अलमिया संगीन हो चुका है और अब डॉक्टर्स के लिए भी गजा के अवाम की तिब्बी इमदाद नामुमकिन हो गई है। गजा में इसराइली हमलों की वजह से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपना काम रोक दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टरों की तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा कि जिंदगियों के लिए खतरात नाकाबिले कबूल हद तक बढ़ गए हैं, इसलिए अपनी जिंदगियां बचाने की वजह से यहाँ मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते। तंजीम की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि हमला आवर इसराइली अफवाज हमसे अब 1 किलोमीटर से भी कम फासले तक आ पहुंची है। गो के इसराइल यूरोपीय ममालिक की जानिब से फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के इक़दाम या दीगर आलमी दबाव से ज्यादा मरहूब नहीं हो रहा, लेकिन कुछ न कुछ दबाव जरूर महसूस किया जा रहा है, जिसका असर बराह रास्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर भी पड़ रहा है। ऐसी एक पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब आलमी अदालत इंसाफ को जंगी जराइम में मतलूब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गिरफ्तारी से बचने के लिए तवील फ़िज़ाई रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए तवील फ़िज़ाई रास्ता इख्तियार करना पड़ा। उनके तैयारे ने फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड और बरतानिया की फ़िज़ाई हदूद से गुजरना था, ताहम उनके तैयारे के लिए बहीरे रोम से अब नए जिब्राल्टर का फ़िज़ाई रास्ता इख्तियार किया गया। एक तरफ गजा से मुतालिक गैर यकीनी की सूरत हाल है तो दूसरी जानिब एक और तनाज़े ने आलमी मंजरनामे पर दस्तक दे दी है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली एक वोटिंग के बायस ईरान एक बार फिर आलमी पाबंदियों की जद में आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 2016 के जौहरी मुआहिदे के तहत ईरान को दी गई पाबंदियों में नरमी की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल ने चीन और रूस की जानिब से पेश की गई मुशतरका करारदाद मुस्तरद की, जिसका मतलब है कि मुआहिदे के तहत ईरान से उठाई गई पाबंदियां आज से दोबारा नाफिज हो जाएंगी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 9 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत और 4 ने हिमायत की, जबकि 2 गैर हाजिर रहे। इस फैसले के बाद ईरान को हथियारों की खरीदारी, यूरेनियम की अफजूदगी, जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से मुंसलिक सरगर्मियों पर पाबंदी का सामना होगा। दूसरी जानिब ईरान ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि पाबंदियां बहाल होने की सूरत में ईरान जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के साथ ताउन करना छोड़ देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बैनुल अक़वामी पाबंदियों के दोबारा नफाज को
गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। न्यूयॉर्क में सहाफियों से बात करते हुए ईरानी सदर ने बैरूनी ताकतों पर इल्जाम आयद किया कि वो खित्ते को आग में डालने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, जबकि अमली और फौरी इक़दाम के तौर पर ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात अपने सफीरों को फौरी तौर पर वापस बुला लिया है। आलमी मंजरनामे पर होने वाली इन बड़ी तब्दीलियों से मुतालिक मजीद बात करके मैं ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि भारत ने सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर तेज की थी, उसमें आपने देखा कि आज भी लकी मरवत में 17 ख्वारिज को हलाक किया गया है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। जिस तरह से कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने का कल भी जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में भी। तो क्या करना चाहिए? मैं ज़रा पहले हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान के वाले से पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए। जो सफारती प्रेशर है वो तो कारगर साबित नहीं हो पा रहा, तो क्या अब कुछ काइनेटिक मजीद ऑपरेशन की तरफ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को जाना चाहिए या मजीद सफारती दबाव से ही जो है हल तलाश करने की कोशिश होनी चाहिए? जी समर साहब, मेरी एक इसमें मुशाहिदा है मेरा। मैंने ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान की हमायत याफ्ता दहशतगर्दी होती है, उसको छुपाने के लिए या अपना कसूर हटाने से लिए वो पहले से एक हवा बांधना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। और आपने देखा आजकल भी उन्होंने ये हवा बांध दी। परसों भी मैंने खबर सुनी पड़ी जो पाकिस्तान में दहशतगर्द अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ताकि एक ऐसी स्मोक स्क्रीन बन जाए कि जिससे ये लगे कि पाकिस्तान ही सारी दहशतगर्दी कर रहा है। ठीक है जी, तो तवज्जो उन्होंने पाकिस्तान पे रखने का एक नया तरीका नहीं, और इनके ऊपर हर्फ ना आए। मैंने तो अपनी किताब में, जो आपके पास भी शायद अभी आ जाए, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, ये साबित किया है कि किस तरह सेफ्रॉन टेररिज्म और दूसरा किस्म का टेररिज्म चल रहा था और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहा था। तकरीबन वही चीज हो रही है। अब आ गया आपका सवाल कि जी ये जो अफगानिस्तान के साथ फिर क्या किया जाए। देखिए, अफगानिस्तान के तालिबान को ये समझाने की जरूरत है कि भाई आप तैयार रहें, अगर आपने ये अपनी हरकत ना छोड़ी तो उधर से तो अमेरिका भी बागराम में आने की सोच रहा है। फिर आप भागते आएंगे पाकिस्तान के साथ कि जी मदद करें, जिस तरह हमने पहले आपकी बड़ी मदद की और आपकी वजह से बड़ी ही हमारी बदनामी हमने मोल ली। आप कुछ थोड़ा सा अकल करें, और ये अभी तक आपने वो पुरानी हरकत छोड़ी नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये पैगाम फर्म उनको जाना चाहिए कि आपकी सरजमीन से लोग मुसलसल आ रहे हैं, और आपको पता है कि मुल्ला याकूब जैसे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान का तो इंटरनल मामला है। भाई इंटरनल मामला कैसे है? वहां से लोग आते हैं और आप उनको आने देते हैं, और हमने आपको कई बार कहा है कि वहां पे उनको वो स्पेस मत दीजिए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा फर्मली उनसे बात करने की जरूरत है, और अगर फर्ज किया कोई ऐसी बात नहीं बनती है, उनके वो नहीं मानते हैं, तो फिर नेचुरली उनके ऊपर हमारा हमला करने का हक है, जो सरहदी इलाकों में से में कायम है और आके पाकिस्तान पे हमले करते हैं। मेरा ख्याल में वो काम तो हो भी रहा होगा शायद, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बड़ी मजबूती से बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ हिंदुस्तान को भी एक्सपोज करना चाहिए कि भाई ये जो जिस किस्म की दहशतगर्दी उन्होंने अफगानिस्तान से शुरू कर रखी है, ये अब दुनिया को उसकी हकीकत पता चलनी चाहिए। और दूसरा ये बताइएगा कि भारत के वाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने कल एक बड़ी अहम बात की थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि अब हमने जंग तो जीत ली है, अब अमन को जीतने का जो है वो वक्त है, और उन्होंने कंपोजिट डायलॉग की फिर से भारत को ऑफर भी दी है। क्या समझते हैं जो ऑफर की जो टाइमिंग है, क्या इस वक्त भारत आ सकता है किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरफ, या जस्ट एक ये भारत पे प्रेशर डालने की ज़रा एक कोशिश थी, दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान तो ओपन है, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत जो है वो इस तरफ नहीं आना चाहता, भारत को एक्सपोज करना भी इसका मकसद था। जाहिर है जब 99 में कारगिल हुआ था तब भी हमारी क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है वो हैंडशेक होता था, मैचेस में इतना ज़्यादा वो राइवलरी नहीं थी। आज तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और वो इतनी तलखी भारत ने बढ़ा दी है पाकिस्तान के साथ। तो क्या समझते हैं कि ये जो ऑफर है इसके पीछे क्या है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है जो आपने भी बिल्कुल एंड में बोला कि जी बुनियादी तौर पर और दुनिया को ये बताना चाह रहे। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम ही यही है कि दुनिया को क्या बताया जाए कि आपकी पॉलिसी क्या है। ये पूरे साल के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप बेसिकली ये बता रहे हैं उनको कि भाई पाकिस्तान तो अमन के लिए तैयार है। ये तो एक जो रियासती दहशतगर्दी होती है या एक किस्म की एग्रेशन होती है, वो तो हमेशा इंडिया की तरफ से होती है ना। सितंबर 2016 में हुई, फिर फरवरी 2019 में हुई, अब मई 2025 में हुई। तो दुनिया को बताना तो ये जरूरी है ना कि जनाब हम तो अमन के लिए तैयार बैठे हैं।
और हिंदुस्तान पे इसकी वजह से खासा दबाव भी पड़ता है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो उन्होंने तोड़ के रखा हुआ है ना, हमने तो नहीं। लेकिन चलिए। अगर आप ये मुझे कहें कि जी क्या मुझे उनसे उम्मीद है, हिंदुस्तान से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को भी ये उम्मीद है जब तक मोदी साहब हैं कि जी ये कोई खैर सगाली का मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये तो, लेकिन दुनिया का अगर दबाव पड़ेगा और अगर मोदी साहब की हुकूमत के बाद कोई और ऐसी हुकूमत आती है जो ये मुनासिब समझे, क्योंकि दुनिया में भारत का वकार जो है वो इस वक्त मिट्टी में मिल गया है, ऐसे वो ही बड़े तनहा हो रहे हैं। तो अगर उस वक्त कोई ऐसी उनके यहाँ ये तब्दीली आती है कि अपनी ये तकब्बुर और घुमंड की सियासत छोड़ें और अपने हमसायों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, तो शायद फिर ये हमारी ऑफर उस वक्त उनके काम आ जाए, क्योंकि हमने तो मेज पर रखी हुई है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये बैनुल अक़वामी बरादरी को पैगाम था कि जनाब हिंदुस्तान की तरफ हम तो अमन के ख्वाह हैं, सही है। वहां से हमें अलबत्ता जारियत मिल रही है। एजाज चौधरी साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में या उनके नज़दीक जो पाकिस्तान की अहमियत में एकदम से इजाफा हुआ है, उसके पीछे आप क्या फैक्टर देख रहे हैं? क्या पर्पस अमेरिका का हो सकता है जो कुर्बत इतनी बढ़ रही है पाकिस्तान के लिए, जो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी बढ़ रही है? देखिए, इसके ऊपर तो सारे ही एक लिहाज से एक हैरान हैं कि भाई एकदम से ऐसा क्या हुआ। मेरा ये ख्याल है, अपना मेरा ख्याल ये है कि दो तीन वजूहात बनी हैं। सबसे पहला जो मुहर्रक बना, जो वजह बनी, वो तो मई 2025 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, जिसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये हैरान कर दिया कि भाई हम तो भारत को 2 दहाइयों से तैयार कर रहे थे चीन के खिलाफ, और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ सके। ये पहली वजह बनी। और दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान ने जीतने के बावजूद अमेरिका को ये कहा कि नहीं, वाकई आपने सुलह सफाई कराई है और हम आपके ममनून हैं, आइए आप मीडिएट कीजिए, कश्मीर का मसला भी हल करिए, जो आप कर सकते हैं। जबकि भारत ने एक बार फिर तकब्बर और घमंड का मुजाहरा करते हुए उनको कहा कि नहीं, आपका को तो कोई दार ही कोई नहीं था। ठीक है जी, हम तो पाकिस्तान के साथ बायलैटरली कर रहे थे। भाई बायलैटरली कैसे कर रहे थे? आपका तो हमारे साथ कोई राब्ता ही नहीं है, और वो डीजीएमओ तो रूटीन मैटर्स पे को बात कर लेते हैं। तो इस लिहाज से वो भी एक वजह बनी। और तीसरी वजह ये बनी कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने झट से आप चीन की तरफ जा पहुंचे। तो अमेरिका को ये एहसास हुआ कि भारत जो है वो दोनों तरफ, तीनों तरफ, हर तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अब ये, बावजूद इसके कि मैं ये समझता हूँ कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल एलाइज हैं, ये वापस आ जाएंगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन अभी कम से कम भारत के अपने रवैये की वजह से अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा खिफत पाई जाती है। तो चनाते वो भारत के साथ वो सख्ती से बरतना चाहते हैं। और आखिरी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि जो जो नेगोशिएशन उनके साथ हो रही है भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर, उसमें भी अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहा है दबाव के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड विंडो है पाकिस्तान के साथ और ये जो हमारी। लेकिन अगर और ये जो एजाज चौधरी साहब, ये जो बगराम एम्बिशन है डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा से बगराम एयरबेस को हासिल करने का, उस सिलसिले में भी पाकिस्तान का कोई रोल या कोई हो सकता है इस पे? देखिए, अभी तो वैसे वाजे नहीं है कि ये कैसे बेस लेंगे। यानी ये इतना आसान काम तो नहीं होगा कि बेस लेना। और पहले तो तालिबान के साथ नेगोशिएशन होगी, काफी मसाइल होंगे, और यकीनन पाकिस्तान एक रेलेवेंट प्लेयर था और रहेगा। आपको याद होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो वो आया था अलकायदा खत्म करने के लिए, और ये सिर्फ रिकॉर्ड की बात है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से अलकायदा का वजूद खत्म हुआ। इसमें कोई और क्रेडिट नहीं ले या सकता, पाकिस्तान की वजह से ये हुआ। तो आज भी अगर दहशतगर्दी अफगानिस्तान में सर उठा रही है तो ये पाकिस्तान की वजह से खत्म होगी। और जो वहां पे बागराम बेस में अगर वो आते भी हैं तो भी उनको पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। और आप देखेंगे या ये तालिबान भी घुटनों के बल चलते हुए दोबारा पाकिस्तान की तरफ आएंगे कि हमें बचाओ, हमारे साथ ये क्या हो गया। तो सही। अभी तो खैर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तालिबान अगर होश के नाखून ले लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनके एम्बिशंस की बात करें, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया में 8वीं एक और अमन की डील करवाने जा रहा हूं। 7 जगहों पे पहले मैं अमन करवा चुका हूं। वो गजा की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो सोमवार को मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, आपको लग रहा है कि ये जो प्लान है टोनी ब्लेयर का, जैरेड कुशनर वाला, उस पर अमल दरामद हो सकता है कि एक अथॉरिटी बनाकर वहाँ पे न्यूट्रल गजा का कंट्रोल उसे दे दिया जाए और एक ज्वाइंट वहाँ पे सिक्योरिटी का मैकेनिज्म भी बन जाए जिसमें मुस्लिम कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी वहाँ पर देंगे? तो आपको लग रहा है इस प्लान पर अमल दरामद हो सकता है, नेतन्याहू इस प्लान पर आ सकता है? देखें, जो मेरी ऐसे अखबारों से, खबरों से अंदाजा हुआ है
कि 23 सितंबर को जो मीटिंग हुई जिसमें 21 पॉइंट प्लान दिया गया, उसके मुतालिक ज्यादातर अरब और मुसलमान रहनुमाओं की ये समझ लें डिमांड के इसराइल को पहले तो वहां पे जंग से रोकें और वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसमें रोकें, और उनको वेस्ट बैंक पे मुकम्मल कब्जा करने से रोकें, और फलस्तीन की रियासत को रिकग्नाइज करवाएं। तो हम आपके साथ हैं, सीज फायर अगर होता है, और हमास के बगैर बेशक गवर्नेंस हो जाए वहां पे, लेकिन सीज फायर होना जरूरी है ताकि मजीद कत्लो खून ना बहे। और साथ ही साथ अगर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी अपरेटस को एक फ्रेमवर्क चाहिए तो मेरा ख्याल मुसलमान दुनिया भी शायद तैयार होगी उसके लिए। और साथ ही साथ अगर रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो, वहां भी मुस्लिम वर्ल्ड तैयार होगी। लेकिन क्या इसराइल इसके लिए तैयार होगा? और क्या वो हमास तैयार का भी एक होगा सवाल कि उठता है कि फलस्तीन की हमास क्या रियासत तैयार को? होगी इस सारे प्लान के लिए? हमास कह रहे हैं कि हम एक फलस्तीनी अथॉरिटी बनती है उसे तो हम देने के लिए तैयार हैं, हम अपना असला उसके वाले कर देंगे, लेकिन जाहिर है अगर टोनी ब्लेयर को दी जाता है या किसी और को कंट्रोल दिया जाता है तो उस पर शायद उनका एतराज होगा। ये सही कह रहे हैं जी। उनको क्यों दिया जाएगा टोनी ब्लेयर को? वो ये शायद यही कहेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई की तरफ से पीस कीपिंग अगर आ जाती है तो वो शायद वो भी तैयार होंगे। दूसरा, उनको भी अब पता चल गया कि अब उनका कोई रोल नहीं है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जो जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन था उसमें भी, सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल में शायद रेजोल्यूशन था जिसमें साफ क्लियर उन्होंने जिक्र किया था कि अब हमास के बगैर गवर्नेंस होगी। सारे मुस्लिम जो अरब वर्ल्ड भी शायद अब तैयार है इस बात के लिए, क्योंकि हमास का जो एक्शन था 7 अक्टूबर 2023 का, उसने कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी का काम नहीं साबित हुआ। वक्त ने साबित किया कि उससे मसाइल बढ़े, और अब हमास के पास कोई इतनी ज्यादा स्पेस भी नहीं है, तो अब सारे लोगों को तो नहीं मरवाना ना। तो सही। इस वजह से कोई ना कोई हल तो ढूंढना है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर उसके ऊपर भी आ जाती है तो भले आ जाए और एक नया इलेक्शन हो जाए, वहां के सही है। गजा की आवाम एक बार दोबारा चूज कर लें कि किसको करना है। जी सही है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन जी, किया। बहुत नाज़रीन, आपने शुक्रिया। गुफ्तगू मुलाहिजा की साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की, जिनका कहना है कि एक अथॉरिटी बनाकर फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में उसका कंट्रोल अगर दिया जाता है मुस्लिम कंट्रीज़ को या गज़ा के ही जो है बासी उन्हें, तो ये एक बेहतर हाल, काबिल अमल हाल हो सकता है। प्रोग्राम में मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ठन गई है। ये दोनों बड़ी अहम इत्तेहादी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो गवर्नमेंट कहती है अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से क्या हुकूमत को खतरा लाहक हो सकता है? जिस हद तक तनकीद और बयानबाजी का सिलसिला पहुंच चुका है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क में हालिया सैलाब के बाद मुतासरीन की इमदाद और बहाली का मामला एक नई सियासी जंग में बदल गया है। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जमात आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हर रोज ही कोई ना कोई रहनुमा सैलाब जदगान की इमदाद के मामले पर दूसरी जमात को आड़े हाथों लेता नजर आता है। और अब यह तनाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई के बजाय बदकिस्मती से सुबाइयत का रंग इख्तियार करने लगा है और अब यह सिंध और पंजाब की लड़ाई बनने लगी है। हालिया तनाजे से कबल भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म किया था जब उनकी जानिब से मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज ना किए जाने के फैसले पर हैरानगी का इजहार सामने आया था। इसके बाद पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में मजीद तलखी बढ़ती गई। सैलाब के लिए आलमी इमदाद की अपील न करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की माली मदद न करने के फैसलों ने इस आग को मजीद भड़का दिया है और अब बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था, नहीं हुआ। कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मैं पूछना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? जनूबी पंजाब उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वो जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाए, और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमीन की तरह जमीन पे बैठे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ पहुंचा सके। BISP देता है 10,000 रुपया, मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, या उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है, तो उनसे पूछा जाए। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो
पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। ये सूरत हाल एक दूसरी जानिब भी इशारा कर रही है कि इस वक्त दोनों फरीकैन के लिए बड़ा मसला अवाम के लिए रिलीफ से ज्यादा बज़ाहिर क्रेडिट लेने की दौड़ बन गया है। तभी दोनों जमातों के दीगर कायदीन भी एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध के मद्दे मुकाबले वजीर इत्तलात पंजाब आ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दें। हमारे यही बुनियादी चीजें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखून ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत आपकी मर्जी। इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाब होगी ना तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा है वो वसी हो गया। सैलाबी सियासत भी हो रही है और सैलाबी सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ जो है वो दुआ की उम्मीद कर सकती हूँ। क्या हाल है, मतलब सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है। तो सैलाब पिछली दफ़ा सिंध में आया था, पर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी? अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है। जबकि आज पीपल्स पार्टी ने अपनी पंजाब की क़यादत को मैदान में उतार दिया है। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने दीगर क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत पर सैलाब ज़दगान की दादरसी न करने के अलावा किसानों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम भी लगा दिया है। 3.5 करोड़ अफराद का डाटा मौजूद है बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम में। 1 करोड़ को बेनिफिशरी हैं, 1 करोड़ को पैसे मिल रहे हैं। हम वो कहते हैं वो डाटा इस्तेमाल कर लें, वो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लें। आप एक जिद पेड़े हुए हैं सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फोटो की वजह से। जो बुग़्ज़े बेनज़ीर है इसका कोई इलाज नहीं है। सैलाब मुतासर है, वो इंतजार कर रहा है किसी मसीहा का। आप उंगलियां तोड़ने की बात करते हैं, जो मर्जी तोड़े आप। दूसरी जानिब आज मरियम नवाज ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और इस बार उनका हदफ पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ साथ बज़ाहिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी थे। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। मैं कई रातें जागी हूँ और जहां पर मेरी जरूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूँ, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही, मैदान में मौजूद है उनके साथ, उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग से जाहिर होता है कि यह लड़ाई दरअसल अवामी इफ्लाह के नाम पर सियासी बरतरी हासिल करने की जंग है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी सतह पर इमदाद की अपील की जाए, जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमारे अपने वसाइल हैं जिससे हम सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। पंजाब और सिंध का मुवाजना किया जाए तो ये बात सामने आती है कि पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत को तरक्की का मॉडल बनाकर पेश कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अवाम अब भी कई मसाइल में जकड़े हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब सिंध में भी पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 बरसों से बरसर इक़्तिदार है, लेकिन अवामी शिकायत और मसाइल में बज़ाहिर कोई कमी नजर नहीं आ रही। मुमकिन तौर पर इन्हीं मामलों से तवज्जो हटाने के लिए सियासी रहनुमा महज बयानिए की जंग में मसरूफ हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शैला रज़ा साहबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। क्या वजह है शैला रज़ा साहबा के सैलाब का मसला था? आइडियली तो दोनों सूबों की क़यादत को मिलकर काम करना चाहिए था। मरकज़ में भी इत्तेहादी हैं, पंजाब के अंदर भी आप इत्तेहादी हैं, लेकिन ये जो सैलाब का मामला है ये हल्की फुल्की बयानबाजी से एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार क्यों करता जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसी कोई वजह नहीं थी। केपी में भी हमने आज ज़बान खोली कि भाई इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे हमें ना वफाक नज़र आया, ना सूबाई हुकूमत का हमें वो अंदाज नज़र आया। लेकिन जो हमारा काम था, हमने वहाँ पे पहले मरहले में 15 ट्रक पहुँचाए राशन के। जीबी में भी हमने काम किया और सिर्फ यही बात हुई थी कि भाई रेस्क्यू तो हो गया, जैसे तैसे लाशें निकल रही हैं, पानी अभी तक नहीं निकला। अब रिलीफ जो होता है वो
हुकूमत कुछ भी कर ले, चाहे कुक्ड फूड दे, चाहे राशन दे, लेकिन एक बात ये बिल्कुल मुस्तनद है कि जितना मुस्तनद डेटा मौजूद है वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ही होता है। जब हमारे मुल्क में कोविड आया, हमने उस वक्त भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का से डेटा लेकर लोगों को दिए पैसे, 25-25 हजार, फिर इस तरह से, और पिछले फ्लड में भी हमने यही किया। तो ये आपको सिर्फ एक बताया गया था कि इसका डेटा इस्तेमाल कर लें और इसके जरिए कुछ कैश दे दें। जब रीहैब होगा, रिहेबिलिटेशन का वक्त आएगा, उस वक्त आप चाहे 5 लाख दें, 10 लाख दें, या हमारी तरह घर बनाएंगे, तो हमने आपको कंपेल नहीं किया ना। ये एक मरहला है जिसमें इंतहाई, लेकिन जब सैलाब के दौरान तो रिलीफ और रेस्क्यू के काम के दौरान तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में आकर मरीम नवाज साहबा के काम की तारीफ की थी, तो आपकी पार्टी के बाकी लोग, आपके वजीर इत्तलात सिंध जो है वो अब तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ बहुत बेहतर हो सकता था, वहाँ पे ना तजुर्बाकारी की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। अब तो तनकीद बाद में शुरू हो गई है पार्टी की तरफ से। इसमें कोई दो राय तो नहीं है। अगर आप देखें तो साउथ पंजाब में पानी जाते हुए काफी वक्त था दरकार, काफी टाइम था, लेकिन उस तरह से नहीं किया गया। और आज 14-15 दिन हो गए, कल और परसों की लोगों ने वीडियोस शेयर किए हैं, कितना पानी खड़ा हुआ है, लोगों के पास टेंट नहीं है। हमने पंजाब में भी टेंट दिए हैं, ऐसा नहीं है। असल बात जो है वो ये है कि हमने भी काम कर करके सीखा है। जब 2010 का फ्लड आया उस वक्त भी हमने कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया था, और 2022 का तो इतना बड़ा फ्लड था, इतना बड़ा फ्लड था कि खुद वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ ने कहा था कि साल भर पानी नहीं निकलेगा, जानी नुकसान उसमें भी नहीं हुआ था। तो इसमें सिर्फ ये एक मशवरा दिया गया कि इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज फाइनेंस फंड और मुख्तलिफ जगह से आप मदद मांगे, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर जो है उसको एक अकेला मुल्क नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा उठी थी इसमें पंजाब पे कहाँ उंगली उठी थी, हुकूमत पे अगर तनकीद की जाए तो वो किसी सूबे पे तनकीद नहीं होती, उसके लोगों पे, उसके कौम पे तनकीद नहीं होती। मैं जरा हुज़ैफा रहमान साहब का मौक़िफ़ ले लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा तो जी। हुज़ैफा रहमान साहब, क्या वजह है, आप तो हुकूमत पे हैं, हुकूमत का दिल तो बड़ा होता है, तहादियों को लेकर उनकी तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है, उन्हें मुतमईन किया जाता है, यहाँ तो जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी है मरीम नवाज साहब ने खुद फोर फ्रंट्स पे आकर। क्या वजह है इसकी? क्या पीपल्स पार्टी आपकी नज़र में अहम नहीं रही? वो जो 6-7 सीटों का गैप आपका रह गया है, 7 से 9 सीटों का, आपको लग रहा है कि वो कहीं और से फिल हो जाएगा और आपको पीपल्स पार्टी की मजीद सहारे की जरूरत नहीं रहेगी आगे चलकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि क्या इत्तेहादियों की जो तनकीद है उसको आप मुस्बत क्यों नहीं लेते या उसको कंस्ट्रक्टिव वे में क्यों नहीं लेकर जाते। बिल्कुल, इत्तेहादियों की तनकीद बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जब तनकीद को आप ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट कर दें फिर मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। देखिए, बात कहाँ से शुरू होती है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी भी है और इनके बगैर ना हम हुकूमत करना चाहते हैं ना हम हुकूमत का तसव्वुर करते हैं। और चूंकि अगर इनके वोटों से हमारा वजीर आजम बना है तो हमारे वोटों से सदर साहब बैठे हुए हैं, हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट बने, हमारे वोटों से बलूचिस्तान हुकूमत बनी। लेकिन देखें, आप जो है डू और डाई वाली सूरत हाल पैदा करते हैं। उसके बाद वजीर आजम साहब बिलावल साहब की डिस्पोजल पे 10 अरब रुपए दे देते हैं कि आप अपने MNA MPs को अकोमोडेट करें, उसके बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जी जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो पंजाब में हमें स्पेस नहीं दे रही। वो खसूसी तौर पर मुल्तान में जो है इंतजामी अफसरान गिलानी साहिबान और उनके बच्चों की मुशावरत से लगा देती हैं, आप फिर मुतमईन हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही। यूसुफ गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो 8 क्लब में बैठते हैं जहां वज़ीर आला बैठती हैं, यानी वहां उन्हें एक बाकायदा अलहदा ऑफिस दिया गया है ताकि वो अपने काम शाम निपटा सकें। इसी तरीके से नहरों वाला मामला आया, आपको पता था कि नहरों का मामला कहाँ डिस्कस हुआ, कहाँ पर क्या बात हुई, आपने उसको कह दिया कि पंजाब हमारे पानी पर कब्जा करना चाहता है और एक आपने पूरी ऐसी फिजा बना दी, हालांकि बात बैठकर हो सकती थी। बजट का मामला आया, बजट से पहले आप समेत मेरे जितने भी जो जीरत सहाफी हैं भाई वो सब प्रोग्राम कर रहे थे कि शायद बजट मंजूर ना हो और जो पीपल्स पार्टी है उसने क्रॉस लगा दिए गवर्नमेंट पर। लेकिन 4-5 चीजें थी हमने डिस्कस करनी। अब मैं इसे सैलाब पर आ गया हूँ। आप ये देखें कि सबसे पहला जो बड़ा दौरा है मरियम नवाज साहिबा ने वो मुल्तान का किया, अपने MNA MPs को पीछे रखा, पीपल्स पार्टी के MNAs को बच्चों को आगे रखा। जो आपने हुज़ैफा रहमान साहब आपने ये कहा कि ये मामला तनकीद तक होता तो ठीक था, ये ब्लैकमेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। किस चीज से पीपल्स पार्टी आपको ब्लैकमेल करना चाह रही है? कि आप जब इत्तेहादी होते हैं तो आप जो है बंद कमरों के अंदर बैठकर या पार्लियामान में मुनासिब अंदाज में अपना मुतालबा सामने रखते हैं और उसको आगे चलाते हैं। अगर आप मुसलसल जो है मुतालबात इस तरह बनाएं
और उसके ऊपर तनकीद करें, और उसके बाद जब आपके मुतालबात मान लिए जाएं तो फिर आप हर 2 महीने बाद नई बात लेकर आ जाएं। मैं तो मरियम नवाज साहब ने क्या गलत बात की है? उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके तहत आप 5 से 10,000 या मैक्सिमम 15,000 एक बंदे को देते हैं, जबकि सैलाब के अंदर आप खुद जानते हैं कि सफेद पोश लोगों के रकबे उजड़ गए हैं। लोग, आम आदमी ने भी 50 मवेशी रखा हुआ था, वो जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल ही नहीं है तो आप उसे पैसे कैसे देंगे? और ये तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि 600-700 अरब रुपए जिस प्रोग्राम को हमने दिए हुए हैं उस प्रोग्राम से हम डिस्बर्समेंट कर लेते सूबे के अंदर। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि आप बेशक बिस्क के 600-700 अरब को यूटिलाइज करें, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर इसकी अलग लिस्टें बनाएं, जो लोग हैं उनको कंपनसेशन देनी है उसके ऊपर चले। और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि नहीं, पंजाब के ऊपर आप एक तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जो जितने तर्जमान हैं वो इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में था, इतनी सख्त इस जबान इस्तेमाल की मंदोखेल साहब ने, उन्होंने बकायदा, यानी वो बात पीटीआई के लोग नहीं करते जो कि पीपल्स पार्टी के लोग कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर तकलीफ होती है। नहीं तो आपने जो कहा ज़फ़र रहमान साहब ब्लैकमेलिंग की तरफ मामला आ गया है, वो किस वजह से आपको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? क्या उनका हदफ क्या है, मकसद क्या है? सर ब्लैकमेल, जब आप इत्तेहादी होते हैं और आपके वोटों से हुकूमत कायम है तो ब्लैकमेलिंग का मकसद यही होता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। बजट के दिनों में बात की गई, ये बातें मुनासिब नहीं होती। बिस्क के ऊपर अगर आप चाहते हैं डिबेट हो सकती है, पॉइंट आ गया। हमने इससे बड़े मामला, नहरों वाला मामला बैठ कर हल किया है। ठीक है, ये मुनासिब जेब नहीं देता कि हम दोनों एक दूसरे रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। जी शैला साहब आप। हाँ, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि हम इत्तेहादी नहीं है क्योंकि हम कैबिनेट में नहीं है। पीर साहब पगारा ने कहा था कि जब ये पावर में होते हैं तो गला पकड़ते हैं और जब ये परेशानी में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं। ये बात मरियम साहिबा को याद नहीं रही। और मैं अब आपको एक और बात बताती हूँ कि सीधी सीधी बात है कि हमने इनसे ये कहा है कि ये डेटा मौजूद है। देखिए, जो सफेद पोश या जो कुछ भी है उनका रिहैब अभी शुरू ही नहीं हुआ। रिहेबिलिटेशन पे आप गए नहीं। रिहेबिलिटेशन आप जब करेंगे जब आप पानी निकालने के काबिल होंगे। अभी तो आपसे पानी नहीं निकल रहा। अभी इन्होंने एक और बात कही है ना, क्या गिलानी साहब के बेटे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, पूरी तरह से सैलाब के कामों में लगे हुए। अगर आपने उन्हें किसी ऑफिस में जगह दी है तो वो आपसे क्या चीज ऐसी मांग रहे हैं? आपका और हमारे दरमियान ये बात हुई थी, इसको सुन लें आप सब लोग कि जो इलाके जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध में नून लीग के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इलेक्ट होंगे, वहां पर जो डेवलपमेंट का बजट, डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इनका नुमाइंदा भी शामिल होगा। ठीक है, जो कि बाकायदा 1 साल बाद पंजाब में बिठाया गया। तो फिर कहीं जाकर ये बात हुई तो आपने कौन सा एहसान कर दिया? क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो इत्तेहाद है आपका, क्या ये आगे चल पाएगा या आप छोड़ के इत्तेहाद को अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की तरफ भी सोच रहे हैं? जिस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई, ये बात तो मेरे लेवल की नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक वजीर आला को ये जेब नहीं देता। ज़फ़र रहमान साहब, बिफोर वी वाइंड अप, ये बताएं कि इस मसले का फिर हाल क्या निकालेंगे? ये तनकीद बढ़ती चली जाएगी, लड़ाई बढ़ती चली जाएगी? ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस तो आपका बताता है कि आप 7 से 9 नंबर्स आप दूर हैं पीपल्स पार्टी के बगैर ही सादा अक्सरियत हासिल करने से। तो क्या वो कॉन्फ्रेंस आपको अब जो है इस तरफ लेके आ रहा है कि आप पीपल्स पार्टी की तनकीद मजीद बर्दाश्त ना करें? देखें समर साहब, जब नहरों वाला मामला पीक पर था और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो इस बात पर कन्विंस भी नहीं होती थी कि शायद हम इकट्ठे बैठ सकेंगे, मैंने तब भी कहा था कि मामला बैठकर हल हो जाएगा। और अब भी हमारा पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बहन है, ये हमें इत्तेहादी कहें या ना कहें, लेकिन बलूचिस्तान में हमारे वोटों से वजीर आला बना है। मैं बाकी चीजों गहराई में नहीं जाता, ये मामला भी बैठकर हल हो जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप अपने, चाहे एलआई कहें हमें या एलआई ना माने या आप हुकूमत का अपने आप को हिस्सा ना समझें, लेकिन जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरीके से मुसलसल मुतालबात आप रखकर और इतनी शदीद हर्जा सराई कर देते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है आपने वापस भी लौटना होता है। हमने दोबारा भी इकट्ठे बैठना है। अगर बिस्क के हवाले से इनका कोई नुक्ते नजर है उसको एक तो हल करना चाहते हैं, दूसरा जो उंगली तोड़ने वाली बात है उसकी मैं आपको वजाहत कर दूं। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जो है वो निशाना नहीं बनाया कि मैं हम उंगलियां जो पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी। आपको याद होगा कि केपीके से कुछ इस तरह की आवाजें उठी थी और बार बार पंजाब सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। उन्होंने बीइंग दी
नॉट बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएमएल। ठीक है, उन्होंने बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अपने सूबे के लोगों की नुमाइंदगी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़ैफर रहमान साहब आपका और शैला रज़ा साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी मुज़ाहमत क्या एक बंद गली की तरफ जा रही है, ऑप्शंस हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब मुल्क में एक तहरीक लॉन्च की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि अगस्त में ये तहरीक इमरान खान की हिदायत थी कि ये पीक पर जाएगी, लेकिन उस वक्त अली बिन गंडापुर साहब ने कहा था कि ये तहरीक जो है वो 90 दिन बाद पीक पर जाएगी, लेकिन वो 90 दिन भी पूरे होने वाले हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान की तरफ से पार्टी की क़यादत पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि लाएअमल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से मामला को आगे बढ़ाएगी, ना ही एक इफेक्टिव वे में मुज़ामत हो पा रही है और ना ही मुफाहमत का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने तो जेल से यह भी कह दिया कि पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म कर दें, अब जिसने मुलाकात या राब्ता करना है वो मेरे साथ करे। और इसी दौरान खान साहब बार बार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि उन्हें डील ऑफर हुई है लेकिन वो डील कबूल नहीं कर रहे, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि डील किसी ने ऑफर नहीं की। ये डील का माजरा क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सिमत जो है क्या वो तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात हल कर पाएगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है या फिर उनकी जो मुज़ाहमत हिकमत अमली थी, आप समझते हैं कि वो बंद गली की तरफ चली गई है कि अब लाएअमल कोई नहीं है पार्टी कारकुनान की तरफ से गंडापुर साहब पर, पार्टी की बाकी क़यादत पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो 90 दिन भी जो आपने कहे थे वो भी पूरे हो रहे हैं, कोई लाएअमल नहीं है पार्टी की क़यादत के पास? देखिए, बात यह है कि बंद गली में तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं, पाकिस्तान में सारी ही सियासी जमातों की जो सियासत है वो बंद गली में ही है ना। आप देखिए पीपल्स पार्टी की सियासत किधर है, पीएमएलएन की सियासत किधर है, और उसी तरह से पीटीआई की सियासत है, वो भी जाहिर है उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा नुक्ता नज़र तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, उसके लिए बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए। लेकिन इस वक्त सच्ची बात तो यह है कि हुकूमत का, हमारे यहाँ ताकत जो हुक्मरान है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझते हैं अमेरिका साथ है, सऊदी अरेबिया साथ है, तो हमें क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ इमरान खान का भी अब यही एक बन गया है, वो भी नहीं कोई पॉलिटिकल स्पेस गेन करने में कोई कीन नहीं है, ना ही वो पार्टी की कोई समझिए अहमियत उस तरह से उनके नज़दीक है। वो भी एक समझते हैं कि लोग निकलेंगे और कोई इनकलाब आएगा और इस तरह की पॉलिटिक्स होगी। तो ये दो इंतहाएं हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर सिविलियन स्पेस, मीडिया की स्पेस, जुडिशरी, ये सारी कुचली जा रही। आजकल वो डील की बातें भी कर रहे हैं कि मुझे डील ऑफर हुई है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कोई डील ऑफर नहीं हुई किसी भी किस्म की। कल अकील बैरिस्टर अकील साहब भी हमारे प्राइम में थे, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी डील या डील इमरान खान साहब को ऑफर नहीं हुई, तो फिर वो डील की बातें क्यों कर रहे हैं कि उन्हें ऑफर हुई है? देखिए सबर, बात ये नहीं है, बात ये कि डील का तो जाहिर है इमरान खान बाहर आना चाहे तो जाहिर है हुकूमत के लिए अच्छी क्या बात होगी कि वो कहे कि जी मैं भी नवाज शरीफ की तरह बाहर चला जाऊंगा, बात नहीं करूंगा, हुकूमत उन्हें कल रिलीज कर देगी। इट विल बी अ साई ऑफ रिलीफ ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हुकूमत के तर्जमान की जो मर्जी करते रहे। फैक्ट इज कि डील लेना इमरान खान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जात के लिए डील लेना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक फैसला कर चुके हैं जो मेरे नज़दीक तो जाहिर है कि मैं तो, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू तो उनसे मुख्तलिफ है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें रूम क्रिएट करना चाहिए, बातचीत का, पोजीशन अलायंस बनाना चाहिए, जो आपके प्रोग्राम में बेशुमार दफा पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन देखिए ना, इमरान खान का नुक्ता नज़र और जो पाकिस्तान में जो फैसला साज है उनका नुक्ता नज़र दो इंतहाओं के ऊपर है। कोई ऐसा हमें जो है वो नज़र नहीं आता कि हुकूमत में या ताकतवर हलकों में ये सोच है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना है। इसी तरह से कोई ये भी सोच इमरान खान की तरफ से भी हमें फिर उसी शिद्दत के साथ ही उनकी पॉलिसी मिलती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन फवाद साहब, आप नहीं समझते कि ये एक और आइडियल मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अगर मामला फैमिली से काम लिया जाए तो इस वक्त हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में बहुत सख्त किस्म के इख्तलाफात चल रहे हैं। शदीद किस्म की बयानबाजी जो है वो पंजाब के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी चल रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और पीपल्स पार्टी को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जाए। जिस तरह से आपकी जब हुकूमत थी तो उस वक्त की अपोजिशन ने आपके इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की थी, तो उस तरफ जाया जाए, ऐसा मुमकिन है या ऐसा नहीं होगा?
देखा, तहरीक इंसाफ तो जो इस लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। यानी मौलाना फजलुर रहमान से आप देखिए कि बातचीत करने को तैयार नहीं है, पीर साहब पगाड़ा से बात नहीं हो रही, जमात इस्लामी से बात नहीं हो रही, तो वो पीपल्स पार्टी से कहाँ बातचीत जो है वो होगी या करेंगे। तो ये तो एक पहली जो हमें एक चीज समझनी है या समझना चाहता हूँ ना मैं, या जो भी आप समझेंगे, वो ये ना कि जो पीटीआई को, अगर आप पीटीआई के नुक्ते नजर से आप देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या आप इनकलाब लाना चाहते हैं। ऐसा ही है। तो पीटीआई जो है इमरान खान की हद तक तो क्लैरिटी है कि वो तो इनकलाबी सियासत करना चाहते हैं, बाकियों में तो ये क्लैरिटी नहीं है। अली अमीन गंडापुर को आज जिस किस्म की हुटिंग का सामना करना पड़ा, जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या है, वो दो किश्तियों में सवार है। वो पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो इमरान खान के साथ भी जो है वो अपने आप को नहीं बिगाड़ना चाहते। सो प्रॉब्लम उनका ये है कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इमरान खान की क्लैरिटी है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं वेट करूंगा उस वाटरशेड मूवमेंट का जिसमें लोग बाहर निकलेंगे। तो इमरान खान भी कोई कीन नहीं है अलायंस के लिए, बातचीत के लिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। तो फिलहाल तो फिर उनकी जेल में जो उनका क़याम है या जो उनकी हिरासत है या गिरफ्तारी है वो तो फिर तवील होती जाएगी। ये देखिए ना, आई थिंक वो पहले ही पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जेल में जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग उनका हो गया। कोई और प्राइम मिनिस्टर इतना लंबा कैद जो है वो नहीं काटी जितनी उन्होंने काटी है, और यूं लग नहीं रहा कि वो इस कैद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है या वो अपने आप को रिहाई दिलवाने के लिए कोई सौदाबाजी करने को तैयार है। अब वो तो तैयार नहीं है। दूसरी साइड जो है वो कहती है कि नहीं, वो सारी बातें हमारी माने जाएंगी। वो जिस तरह कहते हैं ना कि व्हाट इज योर्स इज योर्स बट व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर्स इज आल्सो माइन। इस तरह इसमें फंसे हुए हैं ज़ाहिर हुकूमत की। तो इस वक्त और नून लीग पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, देखिए उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है इस वक्त। आप मुझे पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत तो तब होती है कि जब आप उसके टिकट की वैल्यू हो। आप मुझे बताएं इस वक्त नून लीग के टिकट की क्या हैसियत है, पीपल्स पार्टी के टिकट की क्या हैसियत है। जब उनके टिकट की हैसियत ही कोई नहीं है तो वो चल रहे हैं या जाएं, उससे क्या फर्क पड़े। सही है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आप को सुन रहे थे साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत बड़ी सियासी जमातों की जो सियासत है वो भी बंद गली में जा चुकी है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।